This conference will now be recorded. तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस का जो क्वेश्चन है उसमें एक बात पहला याद रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। शॉर्ट टर्म एनालिसिस का अगर रिवीजन पूछ रहे हो आप, तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस में दो बातें होती है, एक फिक्स कॉस्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। तुम्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट में बुलाए कि कुछ मुझे गाइड करो, तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि क्लासरूम बड़ा कर लो शॉर्ट टर्म में, ठीक है। टीचर कितना रखोगे, क्या रखोगे, दैट यू कैन डिसाइड, व्हिच कैन बी इजीली इंप्लीमेंटेड। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हम लोग जनरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एनालाइज करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स में। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, लेबर। क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी, लेबर कितना रखेंगे वो हाथ में है ना। तो लेबर को सिर्फ वैरी करवाना, तो लेबर को कितना वैरी करवाए, मीन कितना लेबर को हम लोग रखें कि हमारा क्या बढ़ जाए, मैक्सिमाइज क्या हो जाए। हाँ, बेसिक यही कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। डिमांड का हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो रेवेन्यू का एनालिसिस दो तरीके से होता है, एक प्राइस से और दूसरा क्वांटिटी से। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि यार बच्चे बढ़ाना है, तो आप सबसे पहले ध्यान जाएगा कि फीस क्या किया जाए, 30,000 कर दो, 40,000 कर दो। तो हमें एनालाइज उस तरह नहीं करना, हमें एनालाइज करना है क्वांटिटी पर, कि कितना क्वांटिटी बेचेंगे तो रेवेन्यू क्या आएगा। तो टीआर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, और क्यू एंड पी आर देमसेल्फ रिलेटेड। तो क्यू इज इक्वल टू के माइनस बीटा पी। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, सिट्रस प्रीवियस डिमांड कर्व। यस सर, ठीक है, पूरी यहां तक। यस सर, यस सर। तो टोटल रेवेन्यू कितना होने वाला है बताओ अब। के माइनस बीटा पी इंटू क्यू। पी को पी की जगह पे हम क्यू वाला नहीं सॉरी सर, कैसे बोलो, तुम बताओ टोटल क्या होगा बताओ। पी इंटू हाँ, के माइनस बीटा पी। ये तुमने गलती कर दिया, तुमने रेवेन्यू को पी में बता दिया। मैंने बोला कि मुझे फीस में बात नहीं करो, मुझे स्टूडेंट में बात करो, ये तो गलत कर दिया तुमने। यस हाँ? यस यस सर, तुमने पी में एनालिसिस शुरू कर दिया। ये फॉर्मूला, ये जो टीआर का इक्वेशन निकल गया पी में निकल गया, समझ रहे हो ना। यस सर। हाँ, ये गलती है, ये ट्रिक है, इसीलिए मुझे तो हेरा फेरी करना पड़ता है। आई वांट टीआर इन फॉर्म ऑफ, इन टर्म ऑफ क्यू। क्यू क्यू क्यू, समझ में आ रहा है बात। यस तो सर। हाँ, तो गलती हो गया, क्योंकि तुमने फिर फीस पर चले गए। फीस से मुझे गुस्सा आता है कि फीस क्यों बोलते हो, स्टूडेंट में बात करो। तो क्या सर करेंगे, के बाय बीटा माइनस क्यू बाय बीटा। पी को पहले पी को निकालेंगे, राइट। तो के माइनस क्यू बाई बीटा बाई बीटा। हाँ, ठीक है। तो 1 बाई बीटा को अल्फा मान लो, और के बाई बी को दूसरा वेरिएबल मान लो। के बाई बीटा बी तो एक कोई नंबर ही होगा, हाँ। कोई वर्ड तो नहीं होगा ना। वर्ड है, वर्ड तो नहीं है, नंबर ही है कुछ। 30,000 20,000 कुछ नंबर होगा, तो के बाई बीटा भी कोई नंबर निकल के आएगा ना। तो मुझे के पता है ना बीटा पता है ना नया नंबर पता है, तो उसको बदल दो, तो उसको किसी से लिख दो, के प्राइम से लिख दो, राइट। और 1 बाई बीटा भी एक नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा, उसको अल्फा से लिख दो। समझ में आया पूर्वी। यस सर। अब टीआर को वहां प्लग कर देंगे, ठीक है। तो टीआर में पी को प्लग कर देंगे तो हो जाएगा के माइनस अल्फा क्यू इंटू क्यू, विच इज इक्वल टू के क्यू माइनस अल्फा क्यू स्क्वायर। अब समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों हेरा फेरी किया, क्योंकि क्या, चलो के प्राइम, लेकिन नंबर है, राइट। के प्राइम क्यू, हाँ, अल्फा क्यू स्क्वायर एंड 1 बाई बीटा को हमने अल्फा बोल दिया, कोई भी नंबर ही है ना, तो 1 बाई बीटा क्यों करें, बीटा से स्पेशल क्या अटैचमेंट है मेरा, 1 बाई बीटा को ट्रांसलेट कर दो। तो हमें जो टीआर निकालेंगे उसमें डिमांड कर्व का क्यू के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं रखेंगे, पी के फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि मुझे फाइनल टीआर क्वांटिटी में चाहिए, स्टूडेंट्स में चाहिए, प्राइस में नहीं चाहिए। इसीलिए थोड़ा हेराफेरी करना पड़ा। आगे समझ में। यस सर। तो टीआर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, मैं बदल रहा हूं, कांस्टेंट है, मुझे ना तो के से अटैचमेंट है ना के प्राइम से, इट इज सम कांस्टेंट के माइनस सम अल्फा इनटू, ठीक है जी। यस सर, यस सर। दिस इज टोटल रेवेन्यू,
तो टोटल रेवेन्यू इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। आपको कितने बच्चे चाहिए? 20 चाहिए तो ऐसे होगा, 30 चाहिए तो ऐसे होगा। ठीक है, इस ग्राफ को देखकर क्या लग रहा है? इस ग्राफ में दो टर्म है। तुम्हें मैथमेटिक्स का बेसिक आइडिया दे देते हैं, इसको नहीं पता है, इसको पता है तो ठीक ही है। ग्राफ में दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक टर्म है। तो सेकेंड टर्म बढ़ेगा तो टीआर क्या होगा? माइनस में है ना, तो कम होगा। हाँ, पहला टर्म बढ़ेगा और टीआर बढ़ेगा। यस सर। ठीक है, और दोनों में क्यू है, तो पहले वाला जो लाल वाला जो टर्म है उसमें क्यू टू दी पावर 1 चल रहा है, और सेकेंड वाला टर्म में क्वाड्रेटिक चल रहा है, क्यू स्क्वायर चल रहा है। क्यू स्क्वायर है ना, तो जैसे Yes, sir. क्वांटिटी बढ़ाएंगे, जैसे क्वांटिटी बढ़ाएंगे सेकेंड टर्म का डोमिनेंस बढ़ेगा। 2 है तो 2 अगर होगा तो c इंटू 2 माइनस अल्फा इंटू 4 हो जाएगा, और 3 करेंगे तो 3c माइनस 9 अल्फा। तो क्यू बढ़ने लगेगा तो सेकेंड टर्म का परफॉर्मेंस बढ़ने लगेगा और टीआर को ड्रैग करना शुरू करेगा। नहीं आ रहा समझ में? हाँ, आ रहा है sir. आ रहा है ना। तो क्वांटिटी बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे टीआर कम होने लगेगा, तो उतना फास्ट नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए टीआर कर्व होने वाला कैसा है? कॉनकेव होने वाला है। अगर कॉनकेव है या नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? इसका स्लोप निकालेंगे। तो डी टी आर बाई डी क्यू, स्लोप इसे डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो क्या होगा? सी माइनस 2 अल्फा। ठीक है, और इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो तुम्हें गामा मिल जाएगा। गामा मीन्स द कर्वेचर पार्ट, तो गामा कितना आने वाला है? -2 अल्फा। तो इस टीआर कर्व का स्लोप कुछ हद तक शुरू में पॉजिटिव है, बाद में क्यू बढ़ने से नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म बढ़ने लगेगा। क्यू बढ़ेगा तो सेकेंड टर्म बढ़ेगा तो स्लोप को नेगेटिव बनाएगा। नेगेटिव जाएगा। हाँ, नेगेटिव। क्यू बढ़ने लगेगा, स्लोप आगे चलकर नेगेटिव होगा। शुरू में स्लोप पॉजिटिव है, बिकॉज सी इज ग्रेटर देन 2 अल्फा क्यू। If Q is 0, then slope is positive. See, तो शुरू में तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव है, बाद में स्लोप नेगेटिव हो रहा है, और कॉन्वेक्सिटी -2 अल्फा ये आपको बता रहा है कि आगे चलकर स्लोप नेगेटिव होगा। तो ग्राफ कैसे होने वाला है? फ्लाईओवर की तरह। शुरू में स्लोप बढ़ेगा, टॉप पे पहुंच गए, उसके बाद तो टीआर का ग्राफ बन गया। क्लियर हो गया बात पूर्वी? यस सर, यस सर। और मार्जिनल रेवेन्यू का क्या डेफिनेशन है? चेंज इन टीआर ओवर डीक्यू, दैट इज Yes, sir. डीक्यू बाय टीआर। यही तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू है, राइट? कि नहीं है? हाँ, ये तो मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना? तो मार्जिनल Yes. रेवेन्यू है। हाँ, तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसा जाएगा? इसका स्लोप नेगेटिव है मार्जिनल रेवेन्यू का। ये मार्जिनल रेवेन्यू ही बोल दिया उसको, तो उसका स्लोप तो -2 अल्फा हो गया। तो माइनस है तो डाउनवर्ड, ये समझ में? ऐसे भी Yes, देखो sir. ना, क्यू बढ़ता जाएगा तो एमआर कम होता जा रहा है। जैसे जैसे क्यू इस साइड बढ़ रहा है, क्यू राइट साइड बढ़ रहा है, जैसे क्यू बढ़ेगा सेकेंड टर्म क्या होगा? एमआर का बढ़ेगा, तो ओवरऑल एमआर कम होगा। एक पॉइंट पर जब सी और 2 अल्फा क्यू बराबर हो जाएगा तो एमआर 0 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म इक्वल हो जाएगा तो एमआर 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट है एमआर 0 का। आ गया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. आ गया। दिस इज एमआर। डिमांड कर्व कैसा था तुम्हारा? डाउनवर्ड स्लोप किसके Downward बराबर? sloping. किसके बराबर था? के माइनस अल्फा क्यू, AR. राइट? के माइनस Okay. अल्फा क्यू। तो डिमांड कर्व जो था तुम्हारा के प्राइम, जिसको हमने सी लिख दिए बाद में, राइट? सी माइनस, ठीक, सी Alpha माइनस Q. अल्फा। ऊपर वाला डिमांड कर्व देखो और इसको एमआर को देखो, तो एमआर का भी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है और डिमांड कर्व भी स्ट्रेट लाइन है, क्यू क्यू से रिलेटेड है। डिमांड कर्व का जो स्लोप है अल्फा है, माइनस अल्फा डाउनवर्ड, ठीक है, माइनस अल्फा है, और एमआर का 2 अल्फा है, दो 2 गुना, alpha. 2 गुना है। तो डिमांड कर्व जितना स्लोपी होगा उसका ट्वाइस स्लोप एमआर का होगा, स्टीप ज्यादा होगा। ये स्लोप होता है ना y इक्वल टू mx प्लस c, तो m इसका अल्फा है, माइनस अल्फा है, इसका -2 अल्फा है, तो ट्वाइस ज्यादा स्टीप होगा।
Yes, sir. ठीक है जी, Clear है sir. Thank you, sir. ठीक। तो तुम्हें देखना पड़ेगा जब भी इक्वेशन आएगा, इक्वेशन दिया रहेगा कि तुम्हें क्यू में रिलेशन चाहिए या पी में चाहिए, अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें बिल्कुल मैकेनिकल वे में काम करना है। Right, sir. एमआर का स्लोप ट्वाइस होगा, ठीक। तो जहां पर एमआर 0 होता है, फिर इसमें हमने कल पढ़ा था कि 3 ग्राफ मिल गया, एक टीआर का ग्राफ मिल गया, एक डिमांड का जो कस्टमर का डिमांड है भाई उसका, एक मेरा एमआर का ग्राफ, राइट। तो जहां एमआर 0 होगा वहां पर टीआर मैक्सिमम होगा, उसके बाद तो नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा स्लोप ना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप कब स्टार्ट होता है? टॉप के बाद ही ना। हाईवे पर देखो ना, हाईवे नहीं फ्लाईओवर पर देखो, तुम पहले चढ़ रहे हो और फिर स्लोप नेगेटिव हो गया, तो प्लस से जहां नेगेटिव हुआ तो कौन सा पॉइंट होता है? टॉप पॉइंट होता है। उसके बाद ढलान शुरू हो गया तो टॉप के बाद ही ढलान शुरू होगा ना। तो जहां पर एमआर 0 होगा वहां पर टीआर Yeah, maximum होगा. ठीक है। और वहां पर क्या लगा दिया जाता है? वहां प्लास्टिक या कुछ लगा दिया जाता है कि वहां से सुसाइड नहीं करो, ठीक है। हाँ ठीक, वो सुसाइड पॉइंट्स होते हैं, ठीक। उसको स्टॉप कर दिया जाता है, जैसे मैक्सिमम होगा उसको, क्लियर। तो जहां एमआर 0 हुआ, जिस क्वांटिटी पर एमआर 0 हुआ उस क्वांटिटी पर टीआर मैक्सिमम हुआ, और उसी डिमांड करने उस पॉइंट पर इलास्टिसिटी 1 होता है। Yes, sir. ऐसे ही पता चल जाएगा कि इलास्टिसिटी 1 है, तो ऊपर जा रहा इलास्टिक है, नीचे ऊपर जा रहा इलास्टिक है, नीचे, ठीक। तो रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना होगा, अगर यहाँ पर रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्राइस को कम करना। तो दिख रहा है कि प्राइस कम करने से रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब ई लेस देन 1 है। और यहाँ पर इस क्वांटिटी पर रेवेन्यू कम है, यहाँ पर तो रेवेन्यू बढ़ाना है, क्या करना होगा? प्राइस कम करना होगा। इलास्टिक जोन में हो ना, हाँ, कि कस्टमर ज्यादा मोबाइल है ना, जल्दी भाग जाएगा तुमसे, तो प्राइस कम करना होगा। तो प्राइस कम करना होगा तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? यहाँ पहुंच जाएंगे। इसलिए जहां पर टीआर मैक्सिमम है वहां ई मैक्सिमम 1 होता है। ई इक्वल टू 1 इज मैक्सिमम रेवेन्यू पॉइंट, है ना। इससे कम जाएंगे तो फिर आगे पीछे हो जाएगा। आ गया समझ में कि डाउट है यहाँ पर? Clear है sir. तो हो गया रेवेन्यू एनालिसिस। तो इस तरह रेवेन्यू का एनालिसिस 3 ग्राफ है इसका। और तुम्हें जब भी तुम्हें मैथमेटिकल पूछेगा, तुम्हें देखना है कि रिलेशन किस में चाहिए मुझे, पी के फॉर्म में चाहिए, क्यू के फॉर्म, तो थोड़ा सा डिमांड को अकॉर्डिंगली प्लग करेंगे, ठीक है। तो पीआर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। मुझे पी के फॉर्म में चाहिए तो क्यू को पी के फॉर्म में प्लग करेंगे। पी और क्यू में भी आपस में एक रिलेशन है। मुझे टीआर पी में चाहिए तो क्यू को पी के फॉर्म में रखेंगे, मुझे टीआर क्यू में चाहिए तो पी को क्यू के फॉर्म में रख देंगे, सो दैट वी गेट अ इक्वेशन इन क्वांटिटी। तो डिपेंड करता है इक्वेशन कैसा पूछ रहा है, रिमेन फ्लेक्सिबल। पक्का जी? Yes, sir. अब पी और क्यू में भी रिलेशन है, तो क्यू में जो पी और क्यू में जो जनरल रिलेशन डिमांड करेगा वो इस फॉर्म में रहने वाला है। समझ में आ रहा है? 3 की जगह 4 भी हो जाए, 1 हो जाए, वटेवर, इस फॉर्म में रहेगा। तो मुझे अगर पी में चाहिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यू प्लग कर देंगे, मुझे क्यू में चाहिए तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यह तो दिस, अब यहाँ पर ये जाएगा, राइट। तो मुझे टीआर क्यू के फॉर्म में मिल जाएगा। चलो इतना ही बात है इसमें, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप समझे नहीं। फिर हम लोग इसमें आ गए थे एमसी वाले कर्व में, तो एमसी शुरू में डाउनवर्ड रहता है। तो ये तो क्लियर है। हाँ ये ठीक है, जब तक एमसी डाउनवर्ड है तब तक एबीसी डाउनवर्ड जाएगा। जब तक ऑब्वियसली वो उसका मिनिमम पॉइंट होगा। एक ग्राफ क्या बता रहा है, एक कंफ्यूजन यहाँ आता है। एक ग्राफ बता रहा है एवरेज कॉस्ट पर क्वांटिटी बता रहा है एक, और एवरेज कॉस्ट पर क्वांटिटी भी क्वांटिटी से वैरी कर रहा है। नहीं समझे? एक ग्राफ क्या बता रहा है, लाल वाला ग्राफ को सिर्फ देखो, सिर्फ रेड ग्राफ को देखो, चाहे तुम ब्लू ग्राफ को देखो। चलो एटीसी है, राइट, एबीसी है। इधर 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 वर्टिकल में क्या क्या लिखेंगे?
मार्जिनल कॉस्ट तीनों का ग्राफ है, तीनों लिखाएगा मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर तुम इसमें लिख रहे हो, हाँ ऐसे, अगर तुम कलर भी यूज कर रहे हो, समझ में आया? ये कलर भी यूज किया तो इसका मतलब है कि एमसी हरा वाला है, तो हरा वाला का भी प्लॉट है, एक ही ग्राफ में 3 प्लॉट कर दिया है नहीं। और नीचे क्या है लेकिन क्वांटिटी, हाँ, और क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? राइट हैंड हाँ, साइड। तो इसका एनालिसिस राइट साइड की तरफ होगा, हमेशा जीरो से उस तरह स्प्रेड करेंगे। मैं जब बोलूंगा कि एटीसी इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब होता है गिवन क्वांटिटी इंक्रीज, मींस हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, द वे वी राइट, जैसे इंग्लिश या हिंदी लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। ये आ रहा है समझ में? अब आ जाओ तुम फोकस करो एटीसी वाले ब्लू ग्राफ पर, वो क्या है? एवरेज टोटल कॉस्ट। एटीसी वाला पर देखो, उसको फोकस करो उस पर। आई के साथ है ना कि ऑटो फोकस है, अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तब तक एबीसी गिर रहा है, एटीसी गिर रहा है, पर एटीसी एबीसी से पहले एक गलती कर गया अर्जुन की तरह, नहीं ना, मैंने बोला एटीसी पे फोकस करो, तो मैं एबीसी कैसे दिखाना आ गया? ये जस्ट आस्किंग यू, तो इसको देखो, ठीक है, ये डाउन हो रहा है ऊपर जा रहा है, सिर्फ इतना ही बोलेंगे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो है ना, वो क्वांटिटी के साथ वेरी कर रहा है। कि पहले हमारे पास क्वांटिटी जब तक बढ़ रही थी रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज, नहीं, वो रीजन भी छोड़ दो, सिर्फ इसको रीजन भी छोड़ दो, क्यों हो रहा है? एटीसी क्वांटिटी के साथ वेरी कर रहा है, तो दिख रहा है ना, शुरू में ड्रॉप करा, जैसे क्वांटिटी बढ़ने लगा तो एटीसी बढ़ने लगा। एटीसी अपने आप में क्या है? किसी एक पॉइंट का एटीसी का बात करो, इस एटीसी का बात करो, एक वो क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एक वेरिएबल कॉस्ट कहाँ है यार? अपने आप में वो पॉइंट क्या है कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी क्यूए में बनाने में मुझे एवरेज कॉस्ट क्या लगेगा? जो पॉइंट ए का जो कॉस्ट है वो बता रहा है कि क्यूए क्वांटिटी बनाए तो एवरेज कॉस्ट क्या लगेगा। ये बात समझ में आया पूर्वी आपको या नहीं आया? यस सर, क्लियर है। तुमने कभी प्रिंटिंग नहीं करवाया हो ना? किस चीज का प्रिंटिंग हो? और ये शादी का कार्ड का? अच्छा ठीक है, मैं अपने नॉर्मल बताता हूँ। तो उसके पास जाओगे ना तो बोलेगा कि अगर 1000 करवाना है तो 2 रुपया पर पीस लगेगा, 2000 करवाओगे तो 180 लगेगा, इस तरह बोलता है ना कि नहीं? अब 5 से आप प्रिंट करवाओगे तो 1 रुपया लगेगा, ये तो सुने होंगे। तो ये 2 रुपया बोल रहा है, किसका बात कर रहा है? कि 1000 का 2000, 1000 प्रिंट करवाओगे तो 2000 लगेगा, 2000 करवाओगे तो 180 लगेगा, 5000 करवाओगे तो 1 रुपया लगेगा। जैसे मैं कोटेशन पूछूंगा, फोन करूंगा, लैंग्वेज यही शुरू कर देगा वो। सेम चीज यहाँ होगा। तो जो कॉस्ट है वो वेरी कर रहा है क्वांटिटी पर। तो अगर मैंने सोचा कि चलो 5000 प्रिंट करवा लेते हैं, तो कितना पेमेंट करना होगा उससे? और 2000 करवाएंगे तो 3600। समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरह क्वांटिटी एक को अगर तुम प्रोड्यूस करोगे तो टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है? ए का जो कॉस्ट है, राइट, ये जो वैल्यू है, लेट्स से दिस कॉस्ट इज एक्स, तो टोटल पे कितना करना होगा? हाँ, एक्स इंटू क्यूए पे करना होगा। समझ में आ रहा है ना? 180 इंटू 2000, ये एवरेज टोटल कॉस्ट है। उसी तरह की हर क्वांटिटी पर कॉस्ट क्या लग रहा है जो वैरी कर, और क्यों वैरी कर रहा है? क्योंकि तुम्हारा रिसोर्सेज ऐसा है कि सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो कॉस्ट भाग रहा है। समझ में आया? तो दिस इज आइडिया। क्यूए पर कितना कॉस्ट लगेगा? तो हाइट ए मल्टीप्लाइड बाय क्यूए। तो हाइट इंटू लेंथ क्या होता है? एरिया होता है रेक्टेंगल का। हाँ, ये वाला तो क्यूए हो गया और ये वाला कॉस्ट हो गया। ये वाला जो रेक्टेंगल है, ग्राफ में बात करें तो रेक्टेंगल तुम्हारा क्या है? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है। This is how graph helps us to the area of this zone is your total cost. मैंने क्वांटिटी बदल दी कि जार कम बनाते हैं, तो इस क्वांटिटी क्यू प्राइम बनाने के लिए मुझे कॉस्ट कितना लगेगा? दिस पार्ट, तो दिस पार्ट इनटू कितनी क्वांटिटी बना रहे हो आप, तो अगेन दिस एरिया। समझ में आ रहा है? दिस हाउ इट वर्क्स।
तो जो एवरेज टोटल कॉस्ट है या पर क्वांटिटी कॉस्ट जो है वो क्वांटिटी के साथ वैरी कर रहा है। अब बहुत ही अनवांटेड बात नहीं है, तुम नॉर्मल प्रिंटिंग करवाए जाते हो उसी तरह होता है। नहीं होलसेल में क्यों लेते हो? कभी होलसेल में लोगे तो कम लेगा थोड़ा, तो डिपेंड करता है ना कि क्वांटिटी पर प्राइस डिपेंड करता है, उसी क्वांटिटी पर कॉस्ट डिपेंड कर रहा है। क्लियर है लॉजिक? यस सर। नहीं हाँ। तो जो कॉस्ट है वो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी पर कॉस्ट क्या होगा उससे दिख जाएगा, और उससे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा मुझे। ये प्रिंटिंग में है कि 180 में 2000 प्रिंट करेगा, मैंने एक 180 वाला कॉस्ट पिक किया, 180 इंटू 2000 मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं? फिर हमने पढ़ा था, ये देख लिया, याद ही रखो, मैंने प्रूफ कर दिया, रिक्वायर्ड नहीं है, कि प्रॉफिट जो होगा उस क्वांटिटी पर रेवेन्यू कितना मिलेगा। रेवेन्यू भी क्वांटिटी पर वैरी करता है। टीआर देखा था ना, इस तरह जाता है। कैसे जाता है टीआर? ऐसे जाता है। और एटीसी कैसे जाता है? शुरू में कम रहेगा फिर बाद में बढ़ने लगेगा। तो टीआर क्वांटिटी के साथ कम हो रहा है और तुम्हारा कॉस्ट क्वांटिटी के साथ बढ़ रहा है। तो कॉस्ट इज इंक्रीजिंग विथ क्वांटिटी एंड रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग विथ क्वांटिटी, राइट? तो प्रॉफिट क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को बनाने में कितना लगा, उस क्वांटिटी को बेचने में क्या लगा। तो गैप बिटवीन दिस पॉइंट, जहां पर गैप मैक्सिमम होगा वहां पर नहीं। तो गैप मैक्सिमम तब होता है कि दोनों का जो स्लोप हो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो आर का जो स्लोप है वो क्या है, एम आर है, और जो एटीसी का जो स्लोप है वो तुम्हारा एमसी है। तो जहां जिस क्वांटिटी पर एम आर एमसी के बराबर हो जाएगा, ऐसे नहीं भी समझ में आ रहा है या प्रूफ नहीं भी करना है, कोई बात नहीं, याद रखते हैं इस बात। जहां पे एम आर एमसी के बराबर, क्या प्रॉफिट इज इक्वल टू आर माइनस कॉस्ट। डीपी को डीक्यू से कर दो तो डी आर बाई डीक्यू माइनस डीसी बाई डीक्यू। तो मैंने देखा था कि प्रॉफिट भी एक कर्व है, प्रॉफिट भी क्या है, कर्व है ना। तो कर्व का मैक्सिमम कब होगा, जब उसका स्लोप 0 हो जाए। तो डी आर बाई डी क्यू तुम्हारा एम आर है और ये एमसी है। हाँ, तो एम आर माइनस एमसी मस्ट बी, दैट इज क्वांटिटी एट विच एम आर इक्वल टू एमसी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी। बस सही तो है। क्लियर हो गया बच्चों? डाउट है? सर एक क्वेश्चन भेजा है सर ग्रुप के ऊपर, एक बार वो देख सकते हैं क्या? हाँ? एक क्वेश्चन भेजा है ग्रुप के ऊपर, एक डाउट था उस क्वेश्चन में। किसके रिलेटेड है? इलास्टिसिटी पर है सर रिलेटेड। मैं एक बार डाउट पे आता हूँ, एक बार मुझे कोर्स कवर 15 मिनट वेट कर लो, 5:30 में मैं डाउट ले लूंगा, ठीक है? एक बार मैं कोर्स कवर फिर कोशिश कर 10-15 मिनट वेट कर लूँ। ओके सर। हाँ, मुझे निकालना होगा टाइम। मैं देखा तो अभी देवांश ने आंसर किया है कुछ इसका 3-2 देख। और कोई डाउट? सर एक नैश इक्विलिब्रियम तो पढ़ाएंगे यार, तुम क्यों पैनिक हो रहे हो? तो मैं कल ही बोला था पढ़ाएंगे, डाउट में पूछ रहा हूँ, जो नहीं पढ़ाया ये हो गया बस। फिर हमने परफेक्ट इक्विलिब्रियम, परफेक्ट कंडीशन पढ़ा, इसके बारे में पता है, मुझे वीडियो देख लेना। मोनोपोलिस्टिक पढ़ लिया था, मोनोपोली पढ़ लिया था, नेचुरल मोनोपोली पढ़ लिया था, ऑलिगोपोली शुरू की थी, प्राइस इंडिपेंडेंसी होती है, दो प्राइसिंग मॉडल्स पढ़ लिया था, वीडियो देख लिए थे? यस सर। हाँ, प्राइसिंग मॉडल्स मैंने ग्रुप में भेज दिया था लिंक। और हाँ, प्राइसिंग मॉडल में हमने किंग प्राइस पढ़ लिया था, उसके बाद हमने कॉर्नॉट पढ़ लिया था, राइट? सर इसमें बस मुझे ये पूछना था, जब ऑलिगोपोली आप पढ़ा रहे थे तो आपने इसका एग्जांपल पूछा था, तो मैंने बताया था एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स। सर आपने मना किया था कि ऑलिगोपोली के लिए ऑटोमोबाइल्स इज नॉट द राइट एग्जांपल, बट बुक में तो वही दे रखा है। क्या ऑटोमोबाइल मार्केट ऑलिगोपोली का एग्जांपल?
ओलिगोपोली दे रखा है प्रैक्टिकली, लेकिन उसमें प्राइस इंडिपेंडेंस नहीं, तुम अपना प्राइस सेट कर सकते हो उसमें। मारुति ने अपना प्राइस सेट किया है और ऑडी ने अपना प्राइस सेट किया है, तो प्राइस समझ रहे हो ना। ओलिगोपोली इस सेंस में बोला कि फ्यू पार्टिसिपेंट है, ठीक है, उसमें 2-3 बातें हैं। फ्यू पार्टिसिपेंट होना ही सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है, प्राइस इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए। प्राइस आप अपना अपना अपने लेवल और प्राइस सेट नहीं कर सकते, तो जब तक ऐसा केस है नहीं। ऑटोमोबाइल मार्केट दो तरह से फुलफिल करता है कि एक बैरियर टू एंट्री है कि कॉस्ट लगेगा, ऐसा नहीं है कि मैं चाहूं तो फैक्ट्री खोल लूं, तो एक तो फुलफिल करता है। हाँ, तो एक हो गया, और दूसरा इसमें है कि फ्यू पार्टिसिपेंट हो गया फिर तो, और इसमें मान लिया कि प्राइस डिपेंडेंसी है, लेकिन प्राइस डिपेंडेंसी इसमें है नहीं। BMW और मर्सिडीज अपना प्राइस सेट कर सकता है कि नहीं, और HP और इंडियन नॉन रेवेन्यू कंपटीशन तुम कर सकते हो। नॉन रेवेन्यू कंपटीशन की सर्विसेज अच्छा दे दे, अच्छा दे दे, लेकिन प्राइस के साथ नहीं प्ले कर सकते आप। इंडियन थोड़ा सर्विस अच्छा देगा तो उसका नॉन रेवेन्यू कंपटीशन है, रेवेन्यू कंपटीशन आप नहीं कर सकते। तो जो क्लासिकल एग्जांपल है वो तुम्हारा कौन है? मैं आ रहा हूं, 1 सेकंड, कोई आया, 2 मिनट वेट करो बच्चों में। चलो चलो तो चला जाए। हाँ जी, ओलिगोपोली में, और दूसरा बात क्या ओलिगोपोली में, एक और कि मार्केट कंसंट्रेशन कितना, वो भी एक क्राइटेरिया है देखने का। तो अगर 4 फर्म मिलकर 60% मार्केट कैप्चर कर रहा है तो वी कैन आल्सो कॉल इट अ ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। और 4 फर्म मिलकर 10% के आसपास है तो परफेक्ट कंपटीशन हो गया। 20-30% 40% है तो मोनोपोलिस्टिक हो गया, और 70-80 है तो मोनोपोली हो गया। उस सेंस से फिर ओलिगोपोली हो सकता है, ठीक है। जैसा कि कार्नोट समझ में आ गया था सबको कि डाउट है? हेलो, वो कैट का इंक्वायरी हैंडल नहीं हो पाएगा, मैं क्लास में हूँ। बोलो कि कॉल आ जाएगा, इसको फायदा थोड़ा सा शक्ल तो दिखाओ। वो बात कर ली मैंने, फोन नंबर रख लो, बाद में बात कर लेना। ठीक है जी, आ गया। सर कार्नोट, हाँ जी पूछो। हाँ, कार्नोट क्लियर कर दीजिए। करना तो हो गया था कल, वीडियो देख लिया, इसमें क्या डाउट है? हाँ, बस एक समराइज वे में बता दीजिए सर। कार्नोट साइकिल ऐसा बोलता है कि मुझे डुओपोली, पहले ट्राइपोली भी हो सकता है, लेकिन हमारा इक्वेशन बड़ा होने लगेगा तो तुम्हें समझना ही है ना, कि नहीं? हाँ हाँ, तब मैं बोला कि राजमा कैसा है, तुम बहुत एक प्लेट तो दोगे नहीं, तुम्हें सिर्फ टेस्ट ही करना है ना, 1 चम्मच ही दोगे। हाँ तो दो है ना, हाँ तो 2 से ही सीख लो, तो बस 3 से करना है। तो कार्नोट में डुओपोली हो गया, ठीक है। यस सर। नहीं आया समझ में? डुओ मोनोपोली में कितने लोग होते हैं? सिंगल सेलर, इसमें डबल सेलर। सिंगल सेलर बायर कितना भी हो,
और सिंगल बायर हो जाएगा तो सिंगल बायर कैसे होगा? सिंगल बायर होता कि एक ही बायर है यहाँ पर, कि राजा है एक वही सिर्फ तस्वीर खरीदते हैं, तस्वीर बनाने वाले तो बहुत है। आर्गुमेंट बनाने वाले बहुत हैं। हाँ, खरीदने वाला एक है। तो ऐसे तो बिजनेस कैसे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा बिजनेस? मैं खरीदूंगा, आप बनाओ। सर कस्टमर की भी तो एक लिमिट होती है ना, कितना खरीदेगा वो? एक ही कस्टमर के लिए कोई बिजनेस कैसे ओपन हो सकता है? मार्केट से रुपीस शेयरिंग खरीदते हैं एक ही फैक्ट्री। हाँ, उसका नाम है सिंगल बायर अगर हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली। ठीक है, सिंगल बायर हो सकता है ना? हाँ हाँ, कि तुम चमगादड़ का कल्चर करो, कौन खरीदेगा? सिर्फ चाइना खरीदेगा, तो सिंगल बायर हो गया। हाँ हाँ, और Yes, तुम sir. अगर गेहूं का कर रहे हो तो बहुत सारे बायर है फिर तो मोनोसो इज अ टाइम पास है। तो हम लोग पता है डुओपोली, दे आर टू सेलर एंड मेनी बायर। मोनोसोनी में होगा कि दे आर मेनी सेलर बट ओनली वन बायर। Yeah. ठीक, गुड, चले। तो कॉर्नर डुओपोली मॉडल है। तो कल का एग्जांपल लिया था मैंने, कौन सा एग्जांपल लिया था याद है? लिखा है कोई? इक्वेशन बता दो, कौन सा इक्वेशन था? किसी को याद है सर देवांश? हाँ, QD is equals to 450 minus P. थैंक यू। 450 minus P QD and MC was constant at 30. at 30. Right. मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है। अब आ जाओ कॉर्नोट मॉडल में क्या बोलता है, ये टाइम पास है, 10 मिनट वेस्ट मानो इसको, कि दो ही प्लेयर है, तो एक पार्टी को अपना एनालिसिस करना है, तो इस थ्योरी पे एनालिसिस करेगा कि उसका जो डिमांड है मार्केट में दूसरे पार्टी का, वो कांस्टेंट है। अब मैं क्या करूं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ठीक है, दिस इज आइडिया। तो P इज इक्वल टू 450 माइनस Q, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे रेवेन्यू निकालना है तो Q के फॉर्म में रखना पड़ेगा। ये Q किसका डिमांड है? एक गुड़गांव का डिमांड है, पूरे शहर का, और दो सेलर है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? सेलर 1, सेलर 2। क्लियर? नहीं आया समझ में? आगे तो TR1 क्या होगा पहले कंपनी का? P इंटू Q1। P तो दोनों सेम रखेगा, P इंटू Q1। दूसरा का नहीं, इसको सॉल्व करोगे फिर तो इसका MR निकाल लो। पहले का TR को TR1 का फुल फॉर्म लिखो इक्वेशन का फॉर्म में, तो कितना आएगा? P को कितना लिख सकते हैं? 450 माइनस Q। P को बदला है हमने, Q को नहीं बदला। Q भी है मेरे पास और P का इक्वेशन भी है, यहाँ पर P का इक्वेशन फिट कर रहे हैं क्योंकि मुझे इक्वेशन Q में चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 450 माइनस Q1 माइनस Q2 इंटू Q1। तो डेल्टा TR क्या होगा? ठीक है कि गलत है? 450 Q1 उसको डिफरेंशिएट किया तो 450 बचा, Q1 स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2Q1। MR हो गया, तो वो कितना बनाएगा जहां MR MC के बराबर हो? तो 450 मस्ट बी इक्वल टू 30, इससे Q1 निकल जाएगा। जब Q1 निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। हाँ, आइए मान के चलते हैं कि दोनों बराबर बराबर कर रहा है, तो Q1 इक्वल टू Q2 कर लेंगे, इससे प्राइस निकल जाएगा। दिस इज आइडिया, तो देखो तो हो जाएगा फिर। ठीक है पूर्वी? यस सर, क्लियर है। हो जाए, अब हो जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है, थोड़ा पूरा पूरा ये हो गया।
2। अब आ जाओ थर्ड जो बात थी वो है नेस इक्विलिब्रियम। कौन है? इसमें नोबेल प्राइज है, एक गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। इसमें 2 बातें याद रखेंगे, ये तो गेम थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा, ये डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है। कौन सा स्ट्रेटेजी है? डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है? डोमिनेंट स्ट्रेटेजी ऐसा होता है कि तुम पॉजिटिव करो या नेगेटिव करो, मैं ऐसा करूं कि दोनों सिचुएशन में मैं बेनिफिट में रहूं, जिसको डोमिनेंट स्ट्रेटेजी कहते हैं। सबसे इजीएस्ट एग्जांपल इसको समझने के लिए, तुम इधर से कार से जा रहे हो, इधर से कोई आ रहा है, इट इज यू। तुम्हें पैसिव स्ट्रेटेजी भी हो सकता है, तुम्हारा डोमिनेंट स्ट्रेटेजी भी हो सकता है। अगर तुम पैसिव स्ट्रेटेजी वाले हो, तुम सोचोगे कि अगर वो आ रहा है तो हॉर्न तो बजाएगा, तो मैं क्यों बजाऊं। तो अगर उसने हॉर्न ब्लो किया, मींस हॉर्न बजाया, तो एक्सीडेंट, और नहीं बजाया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट। ये स्ट्रेटेजी है कि व्हेन यू आर नॉट ब्लोइंग हॉर्न। तो दूसरा स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप हॉर्न कर दो, ठीक है। तो उसने बजाया तो एक्सीडेंट होगा, और उसने नहीं बजाया तो क्यों? उसने नहीं बजाया तो एक्सीडेंट क्यों होगा? दोनों ही तो केस में एक्सीडेंट नहीं होगा हम्म सर, दोनों ही केस में एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर उसने बजाया तो भी नहीं होगा, नहीं बजाया तो भी नहीं होगा, क्योंकि हमने हॉर्न तुम्हारी बजाया। आवाज तो सुन लेगा ना, तुम्हारी आवाज तो सुन लेगा ना, ठीक है। तो उसमें डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको हॉर्न बजा लो। ये भी क्लियर नहीं हुई? पैसिव स्ट्रेटेजी में है कि एक केस में तो नहीं होगी और एक केस में हो जाएगी, और तुमने हॉर्न ब्लॉक कर लिया तो वो बजा लिया तो कोई बात नहीं, और नहीं बजाया तभी भी नहीं होगी। तो कौन सा स्ट्रेटेजी जो डोमिनेंट हुआ? हाँ, ठीक है। तो मेट्रो में जा रहे हो तो किसी को हेलो बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? हाँ, नहीं, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी बोलता है कि नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अगर हेलो बोले तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी कर सकता है, और हाँ, और नहीं बोले तो इविलिनेस। तो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है। हाँ, तो जो इंग्लिश पीपल है, जब तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे तुमसे बात नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई काम नहीं करो जहां में तुम्हारा क्या खत्म होने का डर है, तुम्हारे हाथ से बात चली जाए। दिस इज डोमिनेंट स्ट्रेटेजी ऑफ ए फॉर्म। तो ऐसा काम करेगा जिसमें उसको प्रॉफिट हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू। तो तुमने यहाँ पे हॉर्न किया या नहीं किया उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं ऐसा स्ट्रेटेजी लगाऊंगा जिससे मैं दोनों सिनेरियो में बेस्ट हो सके। ऐसा काम करना इसमें दोनों सिनेरियो में आप बेस्ट हो, तो दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। कि नहीं आया? ये डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है। अगर डोमिनेंट स्ट्रेटेजी होगा तो कॉल्यूजन पॉसिबल नहीं है, ये प्रूफ किया है इसने। कॉल्यूजन मतलब आपस में साठगांठ हो जाना, ठीक, आपस में साठगांठ हो जाना, दैट इज कॉल्ड कॉल्यूजन। कॉल्यूजन इज नॉट पॉसिबल। आ गया बच्चे, डाउट है? चलें आगे। चलो आगे चलते हैं। रुक जाओ एक सेकंड, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी का ये भी थ्योरी है कि तुम ऐसा काम करोगे जिसमें तुम्हें बेस्ट आउटपुट है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, वहां तक तुम काम कर जाओगे। दैट्स योर इक्विलिब्रियम। वहां तक तुम काम करोगे जहां से फिर इससे बेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक। तो एग्जांपल लीजिए,
सर बेस्ट हमें अपने आप को ही देख के करना है कि सामने वाले के भी देख के करना है? मतलब सामने वाले के दोनों सिनेरियो को ध्यान में रखकर मुझे मेरे लिए क्या बेस्ट है। हाँ मतलब we have to be selfish. हाँ राइट, यू हैव टू बी सेल्फिश, दैट इज डोमिनेंट स्ट्रेटजी। डोमिनेंस का मतलब यही होता है, सेल्फिश होना। जैसे पापा ने बोला कि अमित को पढ़ा देते हैं, बुढ़ापे में मुझे पैसा देगा। डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या होता है कि अपना पैसा खुद ही पहले रखो, एफडी कर दो, व्हाई यू डिपेंड अपॉन अमित। हाँ, वो डोमिनेंट स्ट्रेटजी। अमित को पैसा दे दिए तो दो सिचुएशन, अमित पास होगा या कमाना शुरू कर देगा, तो देगा नहीं देगा। एक स्ट्रेटजी हो गया ना कि नहीं भी दे सकता है। आज एफडी कर देंगे तो दोनों सिनेरियो में मेरे पास रहेगा, ठीक है। तो इमोशंस में आप गलती कर जाते हैं, जो मेरे पापा ने कर दिया, ठीक। चलिए, इमोशंस में गलतियां होती हैं, तो सेल्फिश हो गए तो गलतियां नहीं हुई, अपना बेस्ट स्ट्रेटजी। चलें, Yes. दो फॉर्म है, ए एंड बी। दोनों चाय बेचता है या पिज्जा बेच रहा है, या टिपिकल ऑफ इकोनॉमी। चाय बेचना भी पार्ट ऑफ इकोनॉमी, राइट है या नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल है। जैसे इंफीरियर एग्जाम्पल है, टिपिकल। हाँ इकोनॉमी रन कर रहा। ए बी, तो दोनों ने प्राइस लो रखा, दोनों ने प्राइस ए मतलब दोनों ने प्राइस क्या रखा, लो। तो 500 रुपया एक अर्न करेगा और बी 500 का रेवेन्यू आएगा, सिंपल, ठीक। दूसरा केस, तो ए ने हाई कर दी और बी ने लो कर दिया, तब ऐसा हो जाएगा। ए का रेवेन्यू ड्रॉप करेगा, हाई प्राइस कर दिया ना, तो कस्टमर विल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम हिम। क्लियर? तीसरा केस लो, और दोनों हाई कर दे, ऐसा ऐसा। वो बड़ा फर्म है, राइट। चलो बी ने भी हाई कर दिया तो 700 हो गया, राइट। तो तुम्हें ये नहीं करना, जेलस नहीं होना है कि उसका ज्यादा कमा रहा है, राइट। तो कॉल्यूजन कौन सा केस है? ये वाला केस, थर्ड वाला 1400 ये वाला कॉल्यूजन है ना। ये तो कॉल्यूजन नहीं हुआ, तुम उसको बोलोगे कि मैं लो, तुम लो कर लो, मैं हाई रखती हूँ। ये कॉल्यूजन हुआ? 60 गांठ होगा तो चोर चोर मौसेरा भाई होते हैं ना। तो 60 गांठ करोगे तो क्या होगा? दो तरीका है, दोनों लो रखो या दोनों। ये 60 गांठ वाला केस है कि भाई कल से तुम भी चाय का रेट बढ़ा दो और मैं भी बढ़ा देता हूं। जब ऐसा केस होगा तो ए का प्रॉफिट बढ़ रहा है, 500 का रेस्पेक्ट बढ़ रहे हो ना आप, अभी तो लो पे चल रहे हैं। कि नहीं आया समझ में? और बी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? अपने से देखो, तुम मुझसे मत देखो। पहले आप 500 कमा रहे हैं, आप कितना कमाएंगे? आ रहा है? तो रात में डील हो गया हम दोनों के बीच कि कल सुबह चाय का जो 5 बजे ओपन होगा तो रेट हाई कर दिया जाए, सो दैट हम लोग 1000 कमाए और आप 700 कमाए। अभी आप 500 कमा रहे हैं, ठीक है जी। पूर्वी एंड सब लोग की डाउट है? सर ये 1400 वाला केस क्यों नहीं हुआ? अगर मैं सेल्फिश हूँ तो मैं 1400 मेरे लिए ज्यादा अच्छा है ना, अगर मैं अपना लो करती हूँ तो। अगर मैंने लो किया तो 1400। ये 1400 अच्छा है, लेकिन तभी अच्छा है ना जब मैं हाई करूं। मैं हाई क्यों करूंगा? तो मैं कौन सा साधु हूं? अच्छा ये आप पर नहीं डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है कि मैंने हाई किया या नहीं किया, तब होगा ना 1400। हाँ, हाँ ये तो मेरे पर भी ठीक है। डिपेंडेंसी है ना। यस यस ठीक है। अब कोई एग्जाम नहीं दे, सिर्फ मैं दूं तो 30 नंबर में पास हो जाएंगे, तो ये तो अलग कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे बात करो कि दोनों लो पर काम कर रहे थे तो 500 कम कर रहे थे, दोनों रात में डिसीजन ले लिया कि हाई कर देते हैं, तो दोनों को फायदा या नहीं है? दोनों को 500 से फायदा 1000 होना अलग बात है, वो ज्यादा कमा लिया लेकिन आपको ही फायदा है। ये केस ऑफ कॉल्यूजन है। केस ऑफ क्या है?
कॉलिजन है, आपस में सांठगांठ कर लेना। तो ए और बी ने सांठगांठ कर ली कि कल सुबह से हम लोग क्या करेंगे, हाई रेट पर बेचेंगे। हैंडशेक कर लिया और अपने अपने घर चले गए। ठीक है, अब किसी एक को एनालाइज करना है, दोनों को एनालाइज नहीं करेंगे। किसको एनालाइज किया जाए, किसके बिहेवियर को एनालाइज किया जाए? जैसा बिहेवियर ए का होगा उसी तरह बिहेवियर बी होगा। किसको एनालाइज करें, ए को करें या बी को करें? ए को किया जाए। ठीक है, ए को अब ये क्या सोच रहा होगा कि कल सुबह अगर मैं लो कर लूं, क्या कर लूं, अगर मैं लो कर लूं, मैं ब्रेक करूंगा, तो अगर मैंने लो कर दिया अब बी बेवकूफ है वो हाई रखा, तो मुझे फायदा होगा नुकसान होगा? तब मुझे 1400 हो जाएगा ना, और मैं हाई रखूंगा तो 1000 आएगा, तो मुझे ब्रेक करने में फायदा है। आया समझ में बात? यस सर। हमने ना कॉलिजन कर लिया, कॉलिजन करने के बाद तय हो गया कि मुझे 1000 रुपया मिलेगा और बी को 700 रुपया मिलेगा। मैं सोच रहा हूं कि बी अगर हाई रखा तो मुझे लो रखने में फायदा है या हाई रखने में फायदा है? मुझे लो रखने में फायदा है। लो कर देंगे 1400 हो जाएगा। हो जाएगा ना, और हाई रखेंगे तो 1000 आएगा। तो बेटर क्या है, सेल्फिश आदमी क्या करेगा, ये मांगे चलो कि वो गलती नहीं करेगा तो मुझे लो करने में ज्यादा फायदा है, हाई नहीं करेंगे। नहीं आ रहा समझ में? अगर बी ने लो कर दिया तो बी ने लो कर दिया और मैंने हाई रखा तो बी ने लो कर दिया तो 300 का लॉस हो जाएगा। तो मुझे हाई रखने में तो कभी फायदा नहीं है, मुझे लो रखने में हमेशा फायदा है। बी हाई रखे तो या बी लो करे तो मुझे हाई रखने हमेशा लो रखने में फायदा है। अगर बी लो कर गया, अब मैंने भी लो रखा तो मैं 500 कमाऊंगा। अगर बी लो कर गया और मैंने हाई रखा तो 300 कमाऊंगा, तो मुझे लो करने में फायदा है। तो इस सिनेरियो में भी मुझे लो करने में फायदा है, इस सिनेरियो में भी मुझे लो करने में फायदा है। राइट, बी हाई करे तो लो रखने में फायदा है, बी लो रखे तो लो रखने में फायदा है। तो हम लोग सुबह जाकर मैं फिर प्राइस क्या कर देंगे, लो कर लेंगे। राइट, सेम चीज बी भी सोचेगा, बी भी अपना प्राइस लो ही रखेगा। तो कॉलिजन तो पॉसिबल ही नहीं है। दो इंटेलिजेंट पीपुल के बीच कभी कॉलिजन नहीं होता है। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। तो दो बहुत ही बुद्धिमान लोग अगर मिलकर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो चलेगा नहीं, कॉलिजन ब्रेक करेगा। क्लियर हो गया लॉजिक? क्या डाउट है? तो ये कॉलिजन पॉसिबल नहीं है। आपको दोनों सिनेरियो देखना है कि बी ने लो किया और बी ने हाई किया, तो मुझे क्या बेनिफिट है। तो ऊपर वाला जो सिनेरियो है बी लो का सिनेरियो है, ठीक है, नीचे वाला बी हाई का सिनेरियो है। अगर बी ने लो कर दिया तो मुझे लो रखने में फायदा है ना। बी ने हाई कर दिया तभी भी मुझे लो रहने में फायदा है। तो दोनों सिनेरियो में मुझे लो रहने में फायदा है ना। बी हाई करे या लो करे मुझे लो रहने में फायदा है। बी ने अगर लो कर लिया और मैंने हाई रखा तो मुझे 300 आएगा, लॉस हो जाएगा, तो लो कर लो। बी ने हाई रखा अब मैंने लो कर दिया तो 1400 आएगा। बी ने हाई रखा मैंने भी हाई रखा तो 1000 आएगा, तो बेटर है लो कर देना। तो दोनों सिनेरियो में लो जाना फायदेमंद है। तो कॉलिजन पॉसिबल नहीं होगा। ये वाला फिर कहां पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ठीक है जी। तो ओलिगोपॉली में कॉलिजन पॉसिबल नहीं है। 2 या 3 प्लेयर ही क्यों ना हो, सब लोग लो प्राइस पे आ जाएगा। डाउट है तो पूछो। सर डाउट ये है, पहले आपने बोला था कि कॉलोसियम वहां है जहाँ ए हाई रखता है बी हाई रखता है, तो फिर अब हम इसको क्यों एनालिसिस करें। मतलब मैं एक्चुअली आंसर जानना चाहती हूँ इन क्या? चारों में से नैश इक्विलिब्रियम का आंसर क्या हुआ। मैं समझा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन, फिर से पूछो। सर मैं नैश इक्विलिब्रियम में इन चारों में से बेस्ट केस कौन सा हुआ, आई एम नॉट क्लियर स्टिल। तुम समझना चाह रहे हो या नहीं समझना चाह रहे हो, पहले तो ये बताओ। नहीं, मैं समझना बताओ। चाह रही हूँ, मैं समझ भी गई कि हमें इसमें अपने आप को सेल्फिश मान के देखना है। तो इस केस में
अगर सेल्फिश मान के देखना है तो मुझे पता है, ठीक है। अभी हम लोग हैं कहाँ पर पहले बताओ, सेल्फिश और सेकेंडरी बात है ना। अभी तुम हो कहाँ पर, अभी तुम मार्केट में कितने रुपए लो पर बेच रहे हो, हाई पर बेच रहे हो? अभी तो लो पे बेच रही हूँ मैं भी और बी भी। हाँ, ए इज यू, ये क्लियर हो गया कि तुम ए हो, तो तुम हाँ भी लो पर हो, अब बी भी लो पर है, तो तुम भी हाँ 500 कमा रहे हो, अब बी भी 500 कमा रहा है। ये समझ में आ रहा है? यस सर, हम्म। यस सर। अब मुझे बेस्ट स्ट्रेटेजी ढूंढनी है बेस जिस स्ट्रेटेजी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा ना, तो बेस स्ट्रेटेजी मिलकर चलेगा, कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी तो बी पर भी डिपेंड कर रहा है ना। हाँ तुम्हारी स्ट्रेटेजी सिर्फ हाँ, तुम, मतलब भाई बी को भी रख के, बी को ध्यान में रख के बेस्ट स्ट्रेटेजी ढूंढनी है, तो उसके लिए हमने ये वाली तो देखी है पहले जहाँ पर ए भी हाई। सबसे पहले तुमने कॉल्यूजन कर लिया उसके साथ मिलकर। हाँ अभी हाँ हाँ, हाँ सर। तो कॉल्यूजन का मतलब क्या होता है? रात में किसी से सांठगांठ करोगे तो क्या सांठगांठ करोगे, कि दाम कम रखे या दाम बढ़ाए? दाम बढ़ाए, दोनों ने डिसाइड किया। तो तुम ये बोलोगे उसको किसी मैं बढ़ाती हूँ तुम नहीं बढ़ाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं। तो दोनों बढ़ाएं। अगर दोनों बढ़ाएंगे तो तुम्हारी इनकम कितनी होगी 1000, और उसकी? 700। तो मानेगा नहीं मानेगा? मानेगा, उसका भी बढ़ रहा है। हाँ, उसका भी इनकम। बढ़ रहा है, हाँ उसका भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं देखो कि मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है, उसका भी बढ़ रहा है, तुम्हारा भी बढ़ रहा है, तुम दोनों ने मान लिया, ठीक है। हम्म हम्म अगर आप लोग सेल्फिश नहीं होते तो कल दाम बढ़ गई होती, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, मान लिया। तो तुम जो तुमने कमिटमेंट किया कल अकॉर्डिंगली तुम भी हाई पर बेचो, वो भी हाई पर बेचो, 1000 अब 700 कमाओ। समझ में आई हम्म बात? हम्म कि नहीं आया? आया। क्लियर हो गया? अब घर में आकर तुम पर सेल्फिश हावी होता है, तुम एनालिसिस हम्म शुरू करते हो कि अगर मैंने लो कर दूं तो क्या होगा, हम्म फायदा है नुकसान है, हम्म इस कमिटमेंट को ब्रेक करने में फायदा है या नुकसान है? हम्म समझ में आई बात हम्म। कि नहीं आया समझ में बात? समझ में आई। कमिटमेंट करने का मतलब नहीं है कि बिल्कुल रिटन ऑन अ वॉल हो गया ना, आप बदल भी सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि इसको माना जाए या नहीं माना जाए, हम्म तो आप देखेंगे पहला, दोनों से पहला ऊपर वाला केस देखो कि अगर मैं लो कर दूं तो क्या होगा। हाई का तो बात हो ही गई, अगर लो कर दूं तो क्या होगा। तो दो चीज देखेंगे, अगर मैं लो करने का सोच रहा हूं तो बी भी लो करने का सोच सकता है। अगर मैंने लो कर दिया, अगर मैंने हाई रखा और बी ने अगर लो कर दिया तो क्या होगा। मैंने उसकी बात मान ली, मैंने हाई रखा एज पर कमिटमेंट, मैंने हाई रखा, अब बी ने लो कर दिया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा। ये तो डर है ना कि अगर मैंने हाई रखा, उसकी बात जो आज हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने हाई रखा और बी ने लो कर दिया तो मेरा प्रॉफिट 300 का हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम्म कि नहीं आ रही बात? ये बात सर ये क्लियर है। ये क्लियर है ना? तो तुम्हें क्या लगेगा कि हाई रखना उचित है या ब्रेक कर दूं कमिटमेंट? ब्रेक, मतलब ब्रेक करना। ब्रेक करना है तो हमारा लिए बेटर है कि लो कर दो। समझ में आ रहा है बात? हम्म दूसरा केस देखो कि बी ऑनेस्ट है, बी ने हाई रखा, बी ऑनेस्ट है, तो बी हाई रखेगा और तुमने भी हाई रखा तो कितना कमाओगे? 1000, और तुमने थोड़ा सा डिसऑनेस्टी दिखा दी तो 1400। क्या करना चाहिए? डिसऑनेस्टी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मतलब अब ये क्वेश्चन है सर कि नेक्स्ट इक्विलिब्रियम में मुझे एथिकली जाना है कि नॉन एथिकली। अगर एथिकली जाना है तो अरे क्या 1000। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम, मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों सिनेरियो में तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम की बात कहाँ आ रही है? मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पर बात पूछ रहा हूँ। सर ये तो एथिक्स पे डिपेंड करता है। अरे एथिक्स कैसी बात कर रहे हो यार? जब मैं बोला डोमिनेट स्ट्रेटेजी करना तो एथिक्स आ रहा है यहाँ पर। एथिक्स तो अपने आप में गलत है कि आप कस्टमर को चीट कर रहे हैं पहले ही कॉलिजन करके, तो एथिक्स कहाँ रहा? हम्म तो सर फिर तो तो आप थर्ड केस रहेगा, ए मतलब ए को लो क्या रखना चाहिए, बी को हाई। क्या बोल रहे हो? लो करना चाहिए, 1400 हाँ वाला केस। हाँ, तो ये क्या दिख गया कि बी हाई करे फिर भी लो रखने में फायदा है, बी लो करे फिर भी लो रखने में फायदा है, तो मैं तो लो का डिसीजन हो गया मेरा, इररिस्पेक्टिव व्हाट बी डज। हम्म तो ये तो प्राइस लो कर लेगा।
सेंस आया? यस सर। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि बी लो करे तभी भी लो रखने में फायदा है, बी हाई करे तभी भी लो रखने में फायदा है। अगर बी हाई रखेगा और मैंने प्राइस लो कर लिया तो मैं 1400 कमाऊंगा। अगर बी ऑनेस्ट है तो मैं 1400 कमाऊंगा, ऑनेस्ट इन द सेंस इस कमिटमेंट के साथ ऑनेस्ट है तो मैं 1400 कमाऊंगा। अगर बी ने खेल खराब कर लिया, उसने भी अकल लगा लिया, तो मैं 500 तो कमाऊंगा। ठीक है, एक केस है प्राइस लो करने में। अगर मैंने प्राइस हाई रखा तो अगर उसने भी हाई रखा तो मैं 1000 कमाऊंगा, राइट? और उसने लो कर लिया तो मैं 300 कमाऊंगा। तो हाई रखने में दोनों सिनेरियो लो वाले सिनेरियो से खराब है। हाँ, एक में तो लॉस है, और अगर लो रखते हैं तो कम से कम लॉस तो नहीं है। हाँ, तो हाई वाला केस मेरा दोनों सिनेरियो खराब है, और लो वाले में दोनों सिनेरियो अच्छा है विथ रिस्पेक्ट टू हाई सिनेरियो। तो आई विल गो फॉर लो, कि लो रखने में मुझे फायदा है, इररिस्पेक्टिव मुझे तुम्हारी बिहेवियर पर डिपेंडेंसी नहीं है। दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। तुम्हारे बिहेवियर से मैं अफेक्ट नहीं हो, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। कि मेरी अपनी लाइफ है, तुम फोन करो नहीं करो, कहीं नहीं जाओ, तो मेरी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है, डिपेंडेंसी नहीं है तुम पर। तो लो एक कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट स्ट्रेटेजी का। तो लो रखने में फायदा है मुझे कभी भी। उसने अगर ऑनेस्टी दिखाई तो 1400 कमाऊंगा, उसने बदमाशी की तो 500 कमाऊंगा लो रखने पर। अगर मैंने हाई कर दिया, उसने ऑनेस्टी दिखाई तो 1000 कमाऊंगा, और उसने डिसऑनेस्टी किया तो 300 कमाऊंगा। तो हाई वाला केस, मेरा प्राइस का हाई वाला केस लो वाले केस से कभी भी खराब है। तो डोमिनेंट सेज दैट आई विल गो फॉर लो प्राइस, राइट? तो कॉलिजन ब्रेक करेगा। हाँ, तो कॉलिजन ब्रेक करेगा। ही नैच इक्विलिब्रियम है कि आप लो पर बेच रहे हैं तो लो पर ही रहेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जहां पर है आप वहीं रहेंगे। तो आप चाहेंगे भी कि यहां से निकल के मैं इधर आ जाऊं, तो वापस आप लो पे चले जाएंगे। जस्ट द आइडिया ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्लियर है सर, लेकिन अब जब जैसे अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब अब इसका आंसर क्वेश्चन है होगा कि आप लो पर ही रहेंगे। तो लो के दो ऑप्शन है, 500 वाला और 1400 वाला, कौन सा वाला लो? या कैसी बात कर रहे हो तुम? अपना प्राइस लो करोगे, फिर डिपेंड करता है कि उसने कैसे बिहेवियर रखा। अगर उसने भी लो रखा तो तुम 500 कमाओगे, उसने हाई किया तो तुम 1400 कमाओगे। लेकिन तुम वो मैं अपना समझ प्राइस लो गई, करोगे। तुम लेकिन अपना प्राइस, केस तुम्हारी डिपेंडेंसी अपने प्राइस पर है ना, कि तुम्हारा रेवेन्यू तुम पर डिपेंड नहीं करता है। तुमने सर प्राइस वो लो कर लिया तो डिपेंड करता है कि बी ने कैसा बिहेव किया, तो बी भी लो करेगा तो आप 500 पर ही रहेंगे। ठीक है, सर आप सेकंड एक केस में काम, सर जो बुक में है नैश इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, क्या आप वो एक बार ले सकते हैं क्या? तो मुझे क्लियर, मुझे क्लियर हो जाएगा शेजवर कौन सा? में। तुम समझने का कोशिश नहीं करते हो, तुम बात को सर मैं कंफ्यूज ये करते हो। समझ गई, नहीं मैं क्या क्लियर हूँ, समझ गए? मैं क्या इसमें समझ भी गए? क्लियर हूँ, आप बट 1400 क्यों बोल रहे हैं? फिर आप समझ गए तो 1400 क्यों बोलेंगे फिर आप? कि मैं 500 वाला लूंगी कि 1400 वाला लूंगी, ये बात तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। 1400 वाला कैसे लोगे आप? आपके हाथ में क्या है? 1400 हाथ में है या प्राइस लो करना और हाई करना हाथ में है? हाई करना लो, हाँ, तो हाई आप करना 1400 लो। कैसे ले सकते हैं? हाँ, तो आप एक किसे बोल सकते हैं कि 1400 वाला लूंगी या 500 वाला लूंगी। आप बोलेंगे प्राइस लो करें या हाई करें, बस इसी का एनालिसिस है। तो आप प्राइस लो करेंगे। अब वो जो बी है वो भी तो डिसऑनेस्ट पर्सन है, तो भी अपना प्राइस लो करेगा। तो आप कहां पर पहुंचेंगे? 500 पर पहुंचेंगे ना, 1400 पर क्यों पहुंचेंगे? राइट सर। वो भी तो प्राइस, हाँ, ठीक है। यस सर। तो आप भी प्राइस लो करेंगे तो भी प्राइस लो करेगा, तो वापस आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं पहुंच जाएंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट से निकलकर वापस फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया? ओके, यस सर। बुक का ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, निकालो। यस सर। निकालिए। ये रहा मॉड्यूल क्विज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3। और रुको एक बार, अब मुझे सब लोग निकालो उसको।
सर मैं ग्रुप में पिक्चर भेजूं? भेजो। ग्रुप में पिक्चर आएगा तो देख लेना सब लोग, फिर मैं करता हूँ। चलो आ गया। भेज दिया। हाँ भेज दिया, देखो सब लोग, मैं भी देखता हूँ। देखो भाई नीलांक इस क्वेश्चन को, जो सर ऑनलाइन है मैं। दोनों कंपनीज डिफॉल्ट करेंगी सर। दोनों कंपनीज डिफॉल्ट करेंगी। जो बिजनेस डायलेमा है दोनों एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैंने चोरी की है। दोनों एक्सेप्ट करेगा, मतलब यहाँ पे दोनों डिफॉल्ट करेंगी क्योंकि उसको डिफॉल्ट करने में फ्रांस को फायदा हो रहा है तो वो डिफॉल्ट करने की कोशिश करेगा, जर्मनी को भी डिफॉल्ट में फायदा है तो इसलिए दोनों डिफॉल्ट करेंगे, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। आ गया पूर्वी, आप बताओ। आ गया सर समझ में। कैसे समझ में आ गया? मुझे तो कंफ्यूजन हो गया मेजर। बताओ मुझे, शिक्षा दो। सर लाइक जो फर्स्ट केस है, जब अगर मैं ये कंसिडर करती हूँ कि जर्मनी भी कंप्लाइज करे और फ्रांस भी कंप्लाइज करे तो फ्रांस को 8 बिलियन मिलेगा और जर्मनी को भी 8 बिलियन। बट व्हाट इफ कि अगर जर्मनी डिफॉल्ट कर दे तो, अगर जर्मनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो फ्रांस को 2 बिलियन मिलेगा, तो वहां तो उसका लॉस है, तो वो चीज तो वो तो सही नहीं है। अब व्हाट इफ कि फ्रांस ने डिफॉल्ट कर दिया, तो फ्रांस ने अगर डिफॉल्ट किया है तो फ्रांस को मिलेगा तो लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी है ना कि जर्मनी भी कंप्लाइज करे। अगर जर्मनी ने भी डिफॉल्ट कर दिया तो इट्स बेटर ऑप्शन कि दोनों ही डिफॉल्ट करे, तो दोनों ही डिफॉल्ट करेगा उस केस में दोनों के लिए बेटर है, तो दैट्स व्हाई द फोर्थ वन इज द आंसर। राइट। आप पहले मान के चलो कि कंपनी को कंप्लायंस करना चाहिए, नहीं तो ये देखोगे कि फ्रांस ने कंप्लायंस किया तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? फ्रांस ने कंप्लायंस किया तो मुझे डिफॉल्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहला सिनेरियो देखो कि फ्रांस ने कंप्लायंस कर लिया तो मुझे डिफॉल्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर फ्रांस ने डिफॉल्ट कंप्लाइज कर दिया तो नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर फ्रांस ने कंप्लाइज किया है तो डिफॉल्ट करेंगे तो 10 बिलियन अर्न होगा, तो ऑब्वियसली ये बेटर सॉल्यूशन है इन जर्मनी के लिए, बट उसके लिए इम्पोर्टेंट है ना कि फ्रांस भी कंप्लाइज करे। अरे ऐसा नहीं होता है, तुम दो सिनेरियो पर देखो, वो करे नहीं है दो। अगर मैंने अगर बोल दिया ना इफ, तो हो गया ना, करे क्यों बोल रहे हो? तो फ्रांस ने कंप्लायंस कर लिया, मान लो अगर किया, ओके कर लिया। हाँ कर लिया कि तुम मेरे घर पे आ गए तो मुझे तुम्हें टी ऑफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट हो रहा है अगर आ गए तो। ऑलरेडी अज्यूमिंग दैट यू आर इन माय होम, फ्रांस ने कंप्लायंस किया तो जर्मनी कंप्लायंस करेगा तो 8 आएगा और डिफॉल्ट करेगा तो 8 बिलियन 10 बिलियन। तो क्या करना चाहिए कंप्लायंस वाला केस में? जर्मनी को डिफॉल्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ठीक। अगर फ्रांस ने डिफॉल्ट कर दिया, मींस तुम नहीं आए, डिफॉल्ट कर दिए, मेरे घर नहीं आए पार्टी में, तब अगर मैं कंप्लायंस करूं तो मेरा कितना मिलेगा? 2 बिलियन। और मैं डिफॉल्ट कर गया तो 4 बिलियन। 4 बिलियन। तो मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ 4 बिलियन वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। तो डिफॉल्ट करना चाहिए, तो तुम हाँ। तुम कंप्लायंस करो या डिफॉल्ट करो, मुझे डिफॉल्ट करना ज्यादा अच्छा है, राइट? यस सर। इसीलिए तुम मेरे घर पे आने का सिनेरियो हो या नहीं आने का सिनेरियो हो, मैं तुम्हारे लिए चाय प्रिपेयर करके नहीं रखूंगा, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। यस सर। समझ में आया? डिफॉल्ट ही करना यस अच्छा सर। है। तो दोनों सिनेरियो में डिफॉल्ट करना अच्छा है, इसके अलावा कोई सिनेरियो होता नहीं है तो जर्मनी क्या करेगी फिर? जर्मनी का डिफॉल्ट कंपनी, करेगी। हाँ इरेस्पेक्टिव आप जो भी कर रहे हैं, मेरे लिए बेटर है कि मैं डिफॉल्ट करूं। यस सर। यस सर।
ठीक है, हम्म, ये कवर हो गया, इसमें तो कुछ है नहीं खास। तो तुम्हें क्या चूज करना है, तुम्हें हमेशा चूज क्या करना है, तुम्हें हमेशा क्या चूज करना है कि सबसे जो तकलीफ वाला काम है वो करना है, तुम्हें डिफॉल्ट करना, या बिजनेस डायलेमा में तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैंने क्राइम किया है, या प्राइस को हाई रखना चाहिए या लो रखना चाहिए, तो लो रखना चाहिए। तभी बेस स्ट्रेटेजी यही है कि तुम अपने इंफीरियर बिहेवियर रखो, तभी दूसरे का इफेक्ट तुम पर नहीं आएगा। यस सर। जिसमें एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं है, डिफॉल्ट करना चाहिए, कॉम्प्लायंस करना चाहिए, खराब क्या है डिफॉल्ट करना, तो डिफॉल्ट कर जाएगा, एनालाइज भी जरूरत नहीं है, आंसर सीधा डिफॉल्ट होगा। यस सर। ठीक, चलिए अब एक नेक्स्ट इक्विलिब्रियम हो गया। एक तीसरा मॉडल है, इंपॉर्टेंट मॉडल नहीं है बट दे कैन आस्क, थर्ड इज कॉल्ड डोमिनेंट फर्म मॉडल, कि प्राइस जो है ये फर्म सेट करता है, दूसरा पार्टी इस प्राइस को लेता है। ये जो फर्म है ये प्राइस सेटर है, ठीक है। और स्मॉल फर्म जो होगा ओलिगोपोली में और प्राइस टेकर। एक थर्ड मॉडल या फोर्थ मॉडल है डोमिनेंट फर्म मॉडल या सप्लाई साइड मॉडल। ठीक है जी बच्चे, आगे समझ में डाउट है? ठीक, चलो मैं डोमिनेंट फर्म वाले को ग्रीन में रख रहा हूं, राइट, और छोटे वाले को लाल में कर लेंगे। ठीक, ठीक, सपोज कर लो एएमसी है, कितना प्रोड्यूस करेगी क्वांटिटी, ये डिमांड। यहां तक सबको समझ में आ गया कि डाउट है? क्लियर है। दो फर्म है मार्केट में, एक डोमिनेंट फर्म है और एक स्मॉल फर्म है। जो ब्लू लाइन है वो टोटल डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व का अपना लाइन है, और जो लाल लाल हरा वाला जो डिमांड कर्व है वो किसका है, बड़ी कंपनी का, डोमिनेंट फर्म का डिमांड कर्व है। ये मार्केट का डिमांड कर्व है, ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला जो है वो बड़े कंपनी का डिमांड कर्व है। ये बात समझ में आ रहा है कि डाउट है? क्लियर है सर। जो मार्केट डिमांड ओवरऑल डिमांड की बात हो रही है, ओवरऑल डिमांड ऊपर है और डोमिनेंट फर्म बिल्कुल डिमांड के पास है, थोड़ा सा गैप है, जो गैप है वो फुलफिल करेगा स्मॉल फर्म। तो जो डोमिनेंट फर्म है वो अपना डिमांड देखेगा, मैक्सिमम 80% डिमांड इसके पास है, अपना डिमांड देखेगा कि हाँ भाई मेरा डिमांड कर्व ग्रीन वाला है, मेरा एमआर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एमसी मेरा दिस वन है, तो कितना प्रोड्यूस करेगा वो, जहां पे एमसी इसको कट करे, ठीक है, इतना क्यू स्टार क्रिएट करेगा वो। आ रहा है समझ में? यस सर। इतना क्वांटिटी बनाएगा, और प्राइस कितना सेट करेगा वो, इस क्वांटिटी को बेचने के लिए प्राइस क्या चाहिए, पी स्टार सेट कर देगा। थोड़ा समझे, पूरा समझे? नहीं आया समझ में? नहीं आया? ये प्राइस सेट कर देगा। क्लियर है कि डाउट है? यहां तक आ गया? अब ये स्मॉल फर्म है, इस डिमांड तो यहां तक का है, तो ये वाला जो पार्ट है इसी प्राइस पर वो क्यू बेचेगा, तो ये जो डिफरेंस है स्मॉल फर्म फुलफिल करेगा, जो गैप जो है तो कितना फुलफिल करेगा, तो स्मॉल फर्म कितना क्वांटिटी सेल करेगा, क्यू मार्केट डिमांड माइनस क्यू डोमिनेंट डिमांड सेट करेगा एट प्राइस पी स्टार। सेंस आ गया? ये क्यू मार्केट
पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो। हरा वाला डिमांड कर्व है डोमिनेंट फर्म का, उसने अपना एमआर बनाया, उसने अपना एमसी बनाया, उसने क्यू स्टार सेल करना शुरू किया और पी स्टार बना लिया। लेकिन पी स्टार पर मार्केट में और भी डिमांड है, वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, उतना क्वांटिटी प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। तो जो गैप है, यहां तक का जो गैप है क्यू मार्केट माइनस क्यू स्टार, क्योंकि पी स्टार पर मार्केट कितना सामान खरीदने को तैयार है, क्यूएम। इस प्राइस पर मार्केट क्यूएम खरीदने को तैयार है, लेकिन जबकि डोमिनेंट फर्म सिर्फ क्यू स्टार बना रही है। ये जो गैप है क्यूएम माइनस क्यू स्टार का, ये फिल करेगा स्मॉल फर्म और प्राइस वो रखेगा पी स्टार, जो डोमिनेंट फर्म ने सेट किया। ठीक है बच्चे, कोई डाउट है? ठीक, आपका कवर हो जाता है इकोनॉमिक्स ओवरऑल। एक दो डाउट्स हो गए, और कोई डाउट है तो पूछो यहां तक 2 चैप्टर में। ठीक है, मेरे एंड से इकोनॉमिक्स कवर है और थोड़ा बहुत डाउट। सर चैप्टर के लास्ट में इन्होंने कुछ टर्म्स बताई है, हर्फिंडल हिर्शमैन इंडेक्स। हाँ, तो मैंने कल बता दिया था ना, HHI इंडेक्स, HHI हर्फिंडल इंडेक्स। उसमें कैसे करेंगे, सभी के मार्केट शेयर को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, 4 टॉप के मार्केट शेयर को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। और 4 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो क्या होता है, 4 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो क्या होता है, उसमें मार्केट शेयर को हाँ नॉर्मल ऐड करते, स्क्वायर करके ऐड नहीं करते। ठीक है, और इसमें वही करते हैं ना सर कि अगर 5 फर्म्स का दे रखे हैं डेटा, तो जो क्या फर्स्ट 4 मैक्सिमम है वही लेंगे। हाँ, फर्स्ट वही लेंगे, सही बात है। यस ठीक है। हाँ पूछो बच्चे। नहीं, अब मैक्रो बच रहा है। हाँ, मैक्रो में जो भी बचेगा अगले बार कवर करेंगे। और तुम्हारा क्या डाउट था नीलांक भाई? सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, वो मेरे समझ में नहीं आया था कि कीपिंग ऑल द फैक्टर्स कांस्टेंट, और एक ही इनपुट वेरिएबल को चेंज करें, बाकी अदर इनपुट वेरिएबल्स को सेम रखते हैं, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल देखने दो मुझे। सर 5th क्वेश्चन भेजा है सर मैंने। दिस वन मैं समझ गया। तो एक बार इसको समझा दीजिए सर, बस मुझे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हुआ, मुझे समझ नहीं आया ये। अच्छा, मतलब मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा। इसके अलावा भी कोई डाउट है किसी को? नहीं। ठीक है, करवा देते हैं, ब्रेक लोगे करवा दें। सर करवा ही दीजिए सर, फिर तो मतलब अभी आज This conference will now be recorded. चलो याद रखना, मैं कर देता हूँ। फिर से आप बोल दो, इसको रिवाइज करवा दो। क्वेश्चन क्या है, 2 मिनट टाइम दो नीलांक, में इसको स्क्रिप्टेड रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बिग बॉस की। पहले बता दिया जाता था आपको ऐसे बोलना है। चलो, क्वेश्चन क्या था हमारा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या रिटर्न एक ही बात है। उसका मतलब है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। किचन, चलो सबसे अच्छा किचन होता है समझने के लिए। तो तुम्हारे पास 2 बर्नर है, मीन्स 2 बर्नर वाला चूल्हा है। तुम्हें लग रहा है इसके पास तो 1 वाला हो, 2 तो एक्सेप्ट है नहीं। तो 2 बर्नर वाला चूल्हा है, तो तुम्हारी मम्मी आई तो 4 रोटी बना रही है, एक तो बर्नर खाली रह जा रहा है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना है हो गया, कुछ नहीं था तो 0 बन रहा था, तो 4 माइनस 0/1। ठीक, नहीं आया समझ? अब मैंने अपने सिस्टर को भी इंक्लूड कर लिया तो 10 बनने लगा। कितने बनने लगा? तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सिस्टर कितना हो गया? 10 minus 1/2। 14 कहां से बोल दी फिर? 14 कहां से हो गया? 10 minus 4/1। हाँ तो 4 10 माइनस 4/1,
4 में तो मम्मी थी ना, अब मम्मी और सिस्टर मिलकर बना रहे हैं 10, तो कितना का इजाफा हो गया? 10 होने में एक स्टाफ और बढ़ गया ना, तो कितना हो गया? 6। ठीक, क्योंकि दूसरा बर्नर भी यूज हो गया और भी रिसोर्सेस था, किचन को भी रिसोर्स यूज होने लगा, तो थोड़ा प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अब बालो मैंने मासी को बुला लिया, तो अब होता है 12। तब उनका कोई काम तो था नहीं, 2 ही बर्नर था, यूज हो गया, और कोई था नहीं मेरे पास, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और माई मासी कितना हो गया? 10 तो दोनों मिलकर बना ही रहे थे। 12 भाई minus 10 by 1। क्यों? मेरी मासी को खाना नहीं बनाना आता? ये रीजन नहीं है, उनके पास काम करने का कैपिटल सपोर्ट नहीं कर रहा था लेबर को। तो जब भी क्वांटिटी प्रोडक्शन डिमिनिश होने लगेगा बहुत ज्यादा, तो तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उस पॉइंट के बाद डिक्रीज हो जाएगा, वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सेम काम कैपिटल के साथ भी है कि मम्मी के लिए मैंने मिक्सी ला दिया पहली बार, तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, 10 हो गया। उसके बाद मैंने कुछ और माइक्रोवेव ला दिया, तो चलो 15 हो गया। इसके बाद और भी कोई इंस्ट्रूमेंट लेते आएंगे तो अनयूटिलाइज रह जाएगा ना। तो कैपिटल का जो इन्फ्यूजन करोगे कीपिंग लेबर कांस्टेंट, तो कैपिटल का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी? डाउन जाएगी, यूज ही नहीं हो पाएगा। तो कीपिंग एक फैक्टर को कांस्टेंट रखकर तुम दूसरे फैक्टर से इंक्रीज करोगे, शुरू में तो बढ़ेगा लेकिन बाद में डिक्रीज होना शुरू। आ गया समझ में सबको? यस सर। यस सर, निराज आपको भी? यस सर, बट ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था सर, मतलब हाँ, शुरू में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? शुरू में बढ़ेगा सर, मतलब शुरू में बढ़ेगा, लेकिन जब नॉर्मल घर के, मेरे घर के किचन में 2 लोग लग जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। 3-4 होने लगेगा तो फिर प्रोडक्शन नेगेटिव तो नहीं होगा, बहुत बाद में जाकर नेगेटिव होगा, लेकिन जो इंक्रीमेंट होगा रोटी प्रोडक्शन का वो कम होने लगेगा, तो लगेगा कि फोर्थ पार्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन है ही नहीं वहां पर। आ गया समझ में? ये चीज और कहां देखने को मिलता है इंडियन इकोनॉमी में? एग्रीकल्चर में बेवजह सब भाई बहन लगा रहता है छोटे से जमीन पे, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कैपिटल कम है और लेबर ज्यादा है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच पर्सन इन अ फार्मर क्लास इज नेगेटिव। नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों? यस सर। पूर्वी डाउट है? किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं सर। हाँ जी अरजीत, आपका क्या डाउट था? पूछो। सर एक्चुअली वो जो डेरिवेटिव्स की एक और एक्स्ट्रा सर एक वीडियो थी रिवीजन वाली, वो आई थिंक उसमें आपने मेंशन करा हुआ है, तो मैं सोच रहा था उसको एक बार देख लेता हूँ। हाँ उसको देख लो। जी जी, उसमें अगर थोड़ा डाउट हुआ तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, बट वैसे तो उसमें लिखा हुआ है। जी हाँ जी बोलो। सर मैं ये पूछ रही थी, आप कभी किसी और क्लास में MBS ABS का लेक्चर ले रहे हैं क्या? क्या ले रहे हैं? MBS ABS फिक्स्ड इनकम। फिक्स इनकम लेंगे, बता देंगे तुम्हें, मॉर्निंग बैच में लेंगे। अभी तो मॉर्निंग में मेरा फायदा से फिक्स इनकम चल रहा है, जो रिवाइज करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते। अब मुझे MBS ABS वाला लेक्चर ज्वाइन करना है सर, वो कब होगा? मुझे वो इम्पोर्टेंट है। कभी होगा, मेट्रो तो है नहीं, होगा रिजम पता ही रहता है। जैसे आज मैंने, जैसे आप कोई इकोनॉमिक्स में किसी को जीडीपी करना, तो आज जीडीपी हुआ ही नहीं, तो बैच का रिदम पर चलते हैं ना, हाँ। समझ रहे हो ना? हाँ, तो बैच का क्या रिदम, उस पर चलते हैं, कोई डिफाइंड टारगेट हाँ, होता मैं नहीं। वही बोल रही हूँ सर कि अभी किसी इट इज माय माइंड, आई विल टेल यू बिफोर, ठीक है? यस सर, नेक्स्ट वीकेंड में होगा, उसके बाद वाले वीकेंड में मैं करा दूंगा। ठीक है सर। एंड सेकंड थिंग सर, अभी मेरे सब्जेक्ट में वो FRA और क्वांट्स, अभी इस बैच में FRA और क्वांट्स बचा है ना? हाँ तो जून में कवर हो जाएगा इसमें अब। हाँ ये FRA और क्वांट्स हो जाएगा जून और 10 जुलाई, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। उसमें तो FRA में सिर्फ तुम्हारा वो पोर्शन ज्यादा टफ है, प्रोबेबिलिटी वाला 3-4, तो क्वांट इजी है, 2 लेक्चर 3 लेक्चर उसके बाद। प्रोबेबिलिटी तो क्वांट्स में, FRA में कहाँ है प्रोबेबिलिटी? क्वांट में सिर्फ प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन है 3-4, उसके बाद FRA, ठीक? ओके सर। जो टफ नहीं है सर रिग्रेशन पे तो न्यू सब्जेक्ट, न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, रिग्रेशन। अपना आप रिवाइज करते रहो, सिर्फ इसी पर नहीं रहो। जिसका पूरा सिलेबस हो गया तो अपना पिछला कॉपीट निकाल कर थोड़ा सा अपना एक शेड्यूल बना लो। सर एक हेल्प और चाहिए था, भाई केस अगर सर आप हाँ हेलो
सर हाँ बोलो बोलो मैं सर वो थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल हाँ जी, सकते हैं बोलो, सर फिक्स्ड इनकम के और डेरिवेटिव्स के सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिक्स इनकम दिया नहीं है मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन। सर मेरे पास तो नहीं पहुंचे हैं सर, फिक्स्ड इनकम के और डेरिवेटिव्स के दोनों के नहीं पहुंचे सर। अब मैं कल सुबह दूंगा। हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ तो आज तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ लो, फिक्स इनकम के क्वेश्चंस पहुंचे ही नहीं, डेरिवेटिव्स के नहीं पहुंचे, डेरिवेटिव्स मैंने भेजा है सबको, देख लेते हैं भेज देंगे फिर से। अब मुझे फिर से रिलोकेट करना पड़ता है। जी 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 सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है रखो फिर, चलो। यस सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट।